अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी घर के सारे काम हो गए थे, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं ये मेडिसिन अपने जो बॉक्स हैं इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ और इनकी मैं फ्रीक्वेंटली डेट चेक करती रहती हूँ। तो जो मेडिसिन की डेट एक्सपायर हो गई थी वो मैंने इस तरह एक बैग रख लिया अपने पास, उसमें डालती जा रही हूँ। ये हमारी होती हैं मेडिसिन और वो बच्चों की हैं। और यहाँ पर जितनी भी एक्सपायर्ड मेडिसिन थी वो सारी मैंने इसमें डाल ली हैं और इनको मैं अब इनके प्रॉपर प्लेस पे रख लूँगी। मेडिसिन को इस तरह क्योंकि हम इकट्ठे ला के तो रख लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इकट्ठे मेडिसिन ला के रख लेते हैं, तो बाद में ये होता है कि फिर हम उनको देखते नहीं हैं। इसलिए देख लेना चाहिए, इनकी डेट वगैरह चेक कर लेनी चाहिए। इस तरह के बॉक्सेस के अंदर मैं डाल लेती हूँ, बड़ा कन्वीनियंट रहता है। सारे घर की मेडिसिन इधर ही पड़ी रहती हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का लिया था क्योंकि इनकी बोटल्स होती हैं और हमारे लिए तो सिंपल पैक्स ही होते हैं, मेडिसिन टैबलेट्स ही होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा फ्लैट वाला भी ठीक रहता है। तो बस अब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके तो रखूँगी। और आज मैं कर रही थी कुछ अपने ड्रॉर्स वगैरह क्लीन और इनको मैं वेस्ट कर दूँगी। और सफाई जो है वो हो चुकी है सुबह सुबह ही। मैंने जैसे बताया कि मेरी जो हेल्पर होती हैं वो जल्दी आ जाती हैं क्योंकि मैं उनके साथ इसी तरह कंफर्टेबल हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही क्लीनिंग हो जाए तो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है और चाहे कोई भी गेस्ट आ जाए आपको कोई मसला नहीं होता। उसके बाद आप अपने कोई भी डीप क्लीनिंग, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन करनी है घर की, कोई DIY करना है, कुकिंग करनी है, कुछ भी करना है और बच्चों को टाइम देना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो बहुत ईजी हो जाता है। दैट्स वाई मुझे यही सूटेबल है कि मैं सुबह सुबह ही अपने काम करवा लूँ। उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, अगर कुछ लोग हैं वो अपने घर के लिए पहनने के लिए स्लीपर्स ढूंढ रहे हैं या इस तरह के मज़े मज़े के फ़र वाले स्लीपर्स ढूंढ रहे हैं, तो ये जो ब्रांड है ये बहुत अच्छा है, अल्मास। इनके पास वैसे भी जूते बहुत क्लास के होते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं। तो मैंने अपने लिए कुछ 2 स्लीपर्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल है और इनकी स्टाइल्स भी बहुत अच्छी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने एक ये स्किन बेज कलर में किया था और ये इसके ऊपर प्लास्टिक की ऐसे चेन स्टाइल में, आपको पता है आजकल ये बहुत इन है। और इस तरह का सोल, ये जो रबर टाइप का सोल होता है वो मंगवाया करें क्योंकि जिसका थोड़ा फैब्रिक स्टफ़ सा होता है वो फिर गीले हो जाते हैं, तो फिर उनको धोना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। तो इस तरह का जो रबर वाला होता है ये पानी में भी यूज़ हो जाते हैं। तो ये मैंने 2 कलर में मंगवाए थे, एक बेज और एक ये ब्लैक कलर में। और घर में इस तरह पहनने के लिए बड़े कंफर्टेबल रहते हैं और सर्दियों में बड़ा कूजीनेस का एक फ़ीलिंग आती है। तो अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। अच्छा, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे अल्मास। मुझे नहीं पता कि किसी दूसरे शहर में इनकी ब्रांच है कि नहीं। इस्लामाबाद में सेंट टॉरस में है और मैंने तो ऑनलाइन मंगवाए थे, ठीक है। तो यहाँ इनकी जो प्राइस है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये जो था ये 1550 का मिला था, ठीक है। और 1650 का या 1550 का, और ये जो है ये 1500 का मिला था, ठीक है। तो प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल है। और ये कि ब्रांड क्या है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं इसकी फ़र बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और इस तरह के बड़े स्टाइलिश लगते हैं। आप सॉक्स के साथ पहन के बाहर भी जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये भी देख लें, ये थोड़े फ्लैट में आ जाते हैं, लेकिन वो जो स्किन वाले थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो जी, जो चेन वाला था, सॉरी कैमल, वो उसकी प्राइस थी 1500 और जो ब्लैक वाले थे उसकी थी 1650। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन ये कि अब मैं आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ। इसकी लुक और प्राइस तो मैंने अच्छे से बता दिया। आप फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है, फेसबुक पे भी पेज है, आप वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं। और ये ब्लैक वाले ये थोड़े लूज़ थे क्योंकि मेरा पाँव जो है वो काफ़ी पतला सा है, तो ये थोड़े लूज़ थे, लेकिन ये कि सॉक्स के साथ ये बिल्कुल सही एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की कुछ लुक है। और ये जो मैं अपनी मदर के लिए लेके आई थी, हम लोगों ने शॉपिंग की थी, वो भी मैंने सोचा आपको पहन के दिखा दूँ। ये हम लिए थे स्टाइलो से दोनों, ये भी काफ़ी अच्छे थे। एक्चुअली मेरी मदर को फ़र वाले नहीं पसंद, तो इस वजह से फिर उन्होंने इसी तरह के लिए थे। और इसमें भी मेरा पाँव बहुत छोटा बारीक लग रहा है क्योंकि मेरा पाँव है ही काफ़ी बारीक। जो मदर है मेरी, उनका थोड़ा मोटा है मुझसे, तो उनको ये बहुत अच्छे उनके पाँव में लग रहे थे। उसके बाद अब मैं बनाने लगी थी लंच। आज मैं लंच में बना रही हूँ चने की दाल और चिकन।
ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ली है चने की दाल। आपने क्वांटिटी ये रखनी है, अगर 1 प्याली चने की दाल ले रहे हैं तो मूंग मसूर की मिक्स करके आधी प्याली आप डालेंगे। ये 3 दालें मैं बनाती हूँ, ये बहुत अच्छी बनती हैं। इनको इकट्ठे आपने पानी में धो के तो भिगो देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद ये लिया है मैंने चिकन की लिटरली मैंने तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ ली थी, जिसमें से 2 गर्दन की बोटियाँ थी। बस आपने एक फ्लेवर ऐड करना है चिकन का कि बच्चे वगैरह शौक़ से खा लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन लिया है और एक छोटी प्याज ली है मैंने, ठीक है। तो अब मैं इसको बनाऊँगी, इसमें मैं यही मसाले डालती हूँ और बाकी जो हैं वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये इतनी मज़े की बनती है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, उसमें मैं चिकन डालूँगी। पहले मैं चिकन को कुक करूँगी, चिकन को अच्छे से कुक करने के बाद मैं फिर उसमें दाल डालूँगी और मज़ीद चिकन उसमें इतना अच्छा सॉफ्ट घुल जाता है कि आपकी सोच है। और आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग जो है, पहले जो मीट कोई भी आप यूज़ करते हैं उसको उस हिसाब से टाइमिंग लगानी है। अगर चिकन लगाएंगे आप तो ये तो 3 से 4 मिनट में गल जाता है। अगर गोश्त डालेंगे मटन या बीफ तो उसको फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तकरीबन आधा घंटा तो लगेगा बीफ में और मटन में लगता है तकरीबन 10 से 12 मिनट। अच्छा, अब इसमें मसाले कौन से डालने हैं? 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है टीस्पून, ठीक है, नमक का। 1 चम्मच मैंने इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है सुरख मिर्च। 1 टीस्पून भरकर मैंने डाली है हल्दी और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। उससे ये होता है कि खाने का कलर बड़ा खूबसूरत आता है। ये सब मसाले मैंने इसमें डाल दिए और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, वो हम बाद में डालेंगे। अभी हम चिकन को पकने देंगे तकरीबन, मैं जब विसल बज जाएगी तो उसके तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद हम इसको अपने स्टोव को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को का लिड जो है रिमूव कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने चावल भी रख दिए थे बॉईल करने के लिए। और जितनी देर में हमारी दाल पकेगी चावल भी पक के तैयार हो जाएंगे, दम भी उनको लग जाएगा। तो ये कि दोनों चीज़ें इकट्ठे एक साथ ही बन जाएंगी। और इसी बीच मैं अपना सैलड वगैरह भी तैयार कर लूँगी। अच्छा जी, अब ये है कि मैंने अब लिड अभी रिमूव किया था, इसमें है थोड़ा सा पानी, तो मैं थोड़ा तेज़ आंच करके पानी को थोड़ा ड्राई कर लूँगी। साथ में मैं चिकन को थोड़ा तोड़ लूँगी। अगर आपने बोनलेस चिकन डाला है तो आप उसके रेशे कर सकते हैं, अगर आपने हड्डी वाला डाला है तो भी आप अलग कर सकते हैं। हड्डियाँ चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं कि मतलब उसको फिर वेस्ट कर दें और चिकन उसमें से उतार लें। लेकिन मैं मिक्स ही रहने देती हूँ, ऐसा इतना कोई इशू नहीं है। तो बस इसको मैं पानी को ड्राई करके तो उसमें डालूँगी अब ऑयल। पानी ड्राई हो गया था, अब ऑयल में हमने इसको अच्छी सी भुनाई करनी है। बहुत से लोग दाल डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, उसमें डिफरेंट मसाले डालते हैं, लेकिन मेरी दाल बहुत लोग खा चुके हैं और उनको अच्छी लगी है सबको, और सब रेसिपी पूछते हैं। तो बहुत सिंपल वे में मैं बनाती हूँ। अच्छा, तड़का मैं ऊपर से नहीं लगाती क्योंकि मेरे फैमिली में सब यही कहते हैं कि तड़का लगाने से पहले ज़्यादा मज़े की बनती है। तो तड़के की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मैं पहले ही ऑयल में भून लेती हूँ और मसाले वगैरह डाल लेती हूँ, तो तड़के की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको चाहिए और यहाँ मेहमानों के आगे रखनी है तो ऊपर आपको चाहिए कि तरी वगैरह आ जाए तो फिर आप तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से उसकी भुनाई की, उसमें दाल डाल ली और जिस पानी में मैंने भिगोया था वो डाल लें, उसको रिमूव कर लें, नया पानी डाल लें, कोई इशू नहीं है। तो इतना पानी उसमें डाल लें कि आपकी दाल जो है वो गल भी जाए और जो उसका पानी है वो ये ना हो कि पूरा ड्राई हो जाए। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया था। अब मैं तकरीबन 10 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर लगाऊंगी। और यहाँ मैं आ गई थी अपने किचन गार्डन में। इतनी अचीवमेंट होती है इस धनिए को, इन प्लांट्स को देख के कि बड़ी खुशी होती है। और धनिया मैंने पहले भी 2-3 खानों में यूज़ किया और उसका मज़ा ही और होता है। अपनी चीज़ हाथ से ग्रो की हो उसको यूज़ करने का मज़ा ही होता है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से धनिया लूँगी। इस तरह आपने धनिया को ऊपर ऊपर से बिल्कुल जड़ से उखेड़ना नहीं है, आप उसको काट लें ताकि नीचे से नया धनिया जो है वो उग आए और आप उसको खाने में यूज़ करें काट के धो के, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका धनिए का जो प्लांट है वो भी ज़ाया नहीं होगा। आपने जड़ से नहीं उसको उखाड़ना, बस उसको आपने थोड़ा थोड़ा कैंची से काट लेना। तो बस अब मैंने इसको धो लिया है और अब मैं इसको अपनी दाल में डालूँगी। अच्छा जी, तो दाल आफ्टर 10 मिनट्स मैंने इसका जो है, और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा था, लिड को उतार दिया है।
दोबारा से चूल्हा ऑन करेंगे हम। इसमें डालेंगे हम सब्ज़ मिर्चें ऐसे साबुत। इसका जो अब अरोमा होता है ना, ये बहुत अच्छा बनता है। सब्ज़ मिर्चें जब इसमें थोड़ी सी अब दाल के साथ बॉयल होंगी ना, तो इसका अरोमा बहुत अच्छा बनेगा। साथ में 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, उसको हाथ से मसल के आपने डाल लेना है। गरम मसाले का चम्मच भरकर आपने डाल लेना है, जो टीस्पून होता है, ठीक है, या जो भी आपके मसालों के चम्मच होते हैं ना, आपने अपने हिसाब से उसको मैनेज किया होता है, तो आपने वो रख डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़े से चिली फ्लेक्स इस कंडीशन में मैं डालती हूँ। अच्छा, चिली फ्लेक्स जो है ना, इनसे ये होता है कि बड़ा प्यारे लगते हैं, कहीं कहीं नज़र आते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको लग रहा है कि नमक मिर्च कम है, तो इस पॉइंट पर आप चिली फ्लेक्स डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें, तो आपका नमक मिर्च पूरा हो जाएगा। और मैंने इसमें डाली है 1 कनौर की चिकन क्यूब। इससे ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब आपने तब तक इसको पकाना है जब तक आपको आपकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती, ठीक है। मैं क्योंकि दाल हमने चावल के साथ खाने हैं, तो इसलिए कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी लूज़ ही रखूँगी। अगर आप रोटी के साथ खाने के लिए बना रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा थिक भी कर सकते हैं। और दाल जब पकने के बिल्कुल करीब हो तब धनिया डालें, तो उसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। वरना अगर आप पहले डाल दें और उसको पकने दें, तो फिर ये होता है कि धनिया जो है, एक तो थोड़ा वो फ्रेश नहीं लगता, घुल सा जाता है, उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। दूसरा ये कि फ्रेश धनिया जब मुंह में आता है, उसका फ्लेवर ही और होता है। और इसी तरह हरी मिर्चें भी जब इस तरह अभी जितनी देर में भी दाल में पकेंगी, इनका अरोमा ही और होता है चीज़ में। मैं शोरबे में भी इसी तरह करती हूँ, हरी मिर्चें लास्ट पॉइंट पे डालती हूँ और थोड़ा सा बस उसको पका के तो दम पे रख देती हूँ। अच्छा जी, तो ये दाल है, इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। और बस ये कि जब रिक्वायर्ड आपको कंसिस्टेंसी मिल जाए, तो आप चूल्हा बंद कर दें। लंच जो है हमारा रेडी हो गया है। मैंने सैलड बना लिया था, अचार रख लिया है, चटनी रख ली है, क्योंकि अगर दाल चावल भी हो, अगर कोई गेस्ट भी आ जाए, आपने दाल चावल बनाए हैं, तो इस तरह लवाजमात के साथ अगर पेश करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है और मज़े का भी लगता है। तो ये है जी दाल की कंडीशन। और चावल भी मैंने रख लिए थे। अब हम सब लंच करेंगे। एंड हाउ वाज योर डे? गुड। एंड मैं खाऊंगी वो बनाने और सैलड के चिप्स। सो सैलड के चिप्स लेंगे, ठीक है? ओके ज़ैनब, और हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ वाज योर डे? और मम्मा एक वीडियो डाल स्कूल में। डू यू हैव फीवर राइट नाउ? मम्मा क्या कर रही है? मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। क्यों? जस्ट फॉर नथिंग। और स्कूल में क्यों वीडियो बन रही थी? आई डोंट नो। स्कूल में क्यों? Because आता? because new school so today हम वीडियो बनाएंगे for school। ओके, आपने अपने फ्रेंड्स को और अपने टीचर को अपना न्यू बैग दिखाया? बहुत अच्छा था। सब लोग कहे वाह कितना अच्छा था बैग। वाह, रियली? बहुत अच्छा था मेरे बैग, सबसे अच्छा। लाइक भी किया बच्चों ने ऐसे। चिप्स चाहिए? ओके ओके। अपने शूज कबर्ड में रखे हैं दोनों। ज़ैना फातिमा? अभी चाहिए ओके। बैग कैसे लाइक किया? ऐसे। ज़ैना फातिमा, अपने शूज कबर्ड में रखें। चले, शाबाश, गुड गर्ल्स। नहीं, आपके शूज दो ने। ज़ैनब के? ओके 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 चले ज़ैनब, मैं वॉश। ओके ज़ैनब एंड फातिमा, टेक आउट योर बाइंडर्स एंड डायरी। Fatma, take out your binders. We have to do 2 binders. Take out your diary as well. I also take out your binder. Here go. I mean diary. Fatma, hurry up. Fatima, hurry up. You're taking so long. Zainab, so you have 2 binders today. Yay! I have to do a lot of pages. Fatma, take out your diary as well. I just have to do this page. Wow. You don't have diary. Let me help you. Let me help you.
थैंक यू। Zainab, you have to do this page as well. Okay. Okay, now start I writing. did good color. Yes. अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप बच्चों को कैसे घर में खुद पढ़ाती हैं और क्या तरीका है आपका पढ़ाने का। तो मेरा तरीका यही है, एक तो बच्चे आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आप शुरू से उनमें ये आदत डेवलप करें कि आपकी वो बात सुनें, ठीक है? फिर ही वो आपसे पढ़ सकते हैं। अगर वो आपकी बात वैसे यूजुअली मानते नहीं होंगे तो फिर वो आपसे पढ़ेंगे भी नहीं। तो बच्चों पे आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो आपकी बात सुनें और उनको मानें। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ, क्योंकि उनको शुरू से मैंने इस तरह ट्रेन किया हुआ है। इसके अलावा ये होता है कि जो उनको रूटीन का काम मिलता है मैं उनको वही करवाती हूँ सिर्फ वीकडेज़ में, और वीकेंड पे मैं इनको फ्राइडे को एक छुट्टी देती हूँ। फ्राइडे को जब स्कूल से बच्चे आते हैं तो मैं इनको नहीं पढ़ाती, ठीक है? और उसके बाद जब बच्चे वीकेंड होता है सैटरडे और संडे, तो उसमें मैंने बच्चों को पूरे वीक का जो काम होता है उसकी रिवीजन करवानी होती है। उसमें उनकी ओरेसी होती है, लाइक उनकी जितनी भी ओरल काम होता है पूरे वीक में, उनकी जितनी भी दुआएं होती हैं, उनकी बुक्स होती हैं, उनके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, पोएम्स होती हैं, जितना भी ओरल काम होता है मैं उसकी रिवीजन करवाती हूँ। इसके अलावा जितने भी बाइंडर्स ये कहते हैं रिटन वर्क, जो इनका एक बुकलेट मिलती है उसको ये बाइंडर्स कहते हैं। तो उस पर जितना भी रिटन काम होता है वो लिख कर रफ कॉपीज़ पे करवाती हूँ, और साथ साथ मैं उसको पढ़ाती भी हूँ। लाइक जो भी पिक्चर्स बनी उनके नाम पूछती हूँ, और अलिफ बे ABC वगैरह उनको पढ़ाती हूँ। तो अभी मेरे बच्चे जो हैं वो काज़ा 1 एंड काज़ा 2 में हैं। लाइक जो छोटी बेटी है वो नर्सरी प्ले ग्रुप में है और बड़ी बेटी नर्सरी में। तो इस वजह से मैं अभी उनका इतना ही काम होता है, और हमें हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगता है डेली पढ़ने में, और वीकेंड पे मैं इनको एटलीस्ट 2-2.5 घंटे लेकर बैठ जाती हूँ और इनको पूरे वीक का मैं रिवीजन करवाती हूँ। इस तरह ये होता है कि मेरे पास काम मार्जिन भी टाइम का काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहती है। तो यही मेरा बस तरीका है, और मैं यही सोचती हूँ कि जब तक मैं इनको पढ़ा सकी, जब तक मुझे इनकी बुक का आइडिया हुआ, तब तक तो मैं इनको खुद पढ़ाऊँगी। कुछ मेरे हस्बैंड इनकी हेल्प कर दिया करेंगे। तो जहाँ पर हम लोगों से नहीं हो पाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह ताला कोई ट्यूटर वगैरह का अरेंज कर देंगे। तो यही वे है इनको पढ़ाने का, और मैं इन पे सख्ती भी करती हूँ ताकि ये अच्छे से पढ़ें और मुझे तंग नहीं करें, और नहीं तंग करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बात सुनती हैं, क्योंकि मैंने इन पे बहुत सख्ती की हुई है, और हम इनको सज़ा भी देते हैं। और सख्ती करने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को आपने मारना है, आप मार भी सकते हैं, लेकिन बच्चे को कभी चोट लगाने के लिए ना मारें, उसे इंसल्ट फील करवाने के लिए आपको बच्चों को अगर थोड़ा बहुत डराना पड़े, मारना पड़े, तो कोई इसमें इशू नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं बच्चों को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, अव्वल तो आप बच्चों के साथ इसी तरह का बिहेवियर शुरू दिन से रखें कि उनकी बेजा ज़िद को आप पूरा ना करें। अगर बच्चा ज़िद करके लेट रहा है, रो रहा है, बच्चे के पास हथियार यही होता है कि वो रोकर अपनी बात मनवाता है। तो पहले तो आपने, अगर बच्चा ज़िद से रोता है तो कभी उसकी ज़िद ना पूरी करें और उसको केटर नहीं करें। अगर बच्चा दर्द से रो रहा है तो फिर उसका ख्याल रखें और उसको संभालें और उसको समझाएं। तो एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि अगर बच्चे में ये आदत डेवलप करें नाराज़ होने की, कि हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे। बच्चे को ये खौफ होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी मेरी बेटी जो 1 साल की बेटी है, और मैं उसको, अगर वो कोई चीज़ खाए नहीं या वो गुस्सा करे किसी बात पे, तो मैं उसे यही कहती हूँ कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। और वो इतनी छोटी, उसको पता है कि नाराज़ होने का क्या मतलब है, और वो फ़ौरन मेरी बात मान लेती है। तो इसी तरह जब बच्चों में ये आदत होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स अगर हमसे नाराज़ हो जाएंगे तो ये बहुत बुरी बात है, ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बात होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मारने की ज़रूरत फिर भी पड़ रही है, बच्चा अगर स्पॉइल हो चुका है या थोड़ा बड़ा हो चुका है आपकी बात, तो फिर आप उसको लगा सकते हैं, उसको मार सकते हैं। लेकिन मारने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप उसको अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालें, क्योंकि मैंने ऐसे 1-2 दफ़ा किया हुआ है, और मेरे हस्बैंड के साथ मेरी इस बात पे अच्छी खासी लड़ाई होगी। मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा समझाया है इस चीज़ पे। तो वो यही कहते थे कि बच्चे को मारने का मकसद ये होना चाहिए कि उसको इंसल्ट फील हो कि अच्छा मुझे मार पड़ी है, आइंदा नहीं पड़नी चाहिए। ना कि ये हो कि आप अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा गुस्सा पूरी फोर्स के साथ उसके ऊपर उतार दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो आप हाँ, बच्चे को पता होना चाहिए कि मारने से दर्द होता है या एक इंसल्टिंग बात है। हम अपने बच्चों को सज़ा यही देते हैं दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएँ, और उनको इतना इंसल्ट फ़ील होती है और वो रोने लग जाती हैं कि ये तो बहुत बुरी बात है कि हमें पेरेंट्स ने कह दिया है कि दीवार के साथ खड़ा हो जाए मुँह करके। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए रखें, इंशाअल्लाह बच्चे जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप कर जाते हैं। और तभी बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे घर में नहीं पढ़ते, तो उनके लिए यही है, थोड़ी सख्ती करें उनको, या तो थोड़ा कहें कि हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे अगर आप बात नहीं मानेंगे, या उनके बेनिफिट्स बंद कर दें। अगर आप बात नहीं मानेंगे, घर में पढ़ेंगे नहीं, तो आपको चीज़ नहीं मिलेगी, आपको कैंडीज़ नहीं मिलेंगी, या आपका टीवी बंद है। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत, अगर आपने मारना नहीं है तो बच्चों को फिर पनिशमेंट इस तरह की दें कि आपको अब आज के दिन टीवी अलाउ नहीं है। हम अपने बच्चों को इसी तरह करते हैं। और बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उनको टॉयज़ नहीं मिलेंगे, या उनका टीवी बंद हो जाएगा, और या उनको कैंडीज़ नहीं मिलेंगी। तो इसी बात पे फिर बच्चे मान जाते हैं। और पेरेंट्स को थोड़ा सा ना अपने आप को भी थोड़ा सख्त दिल करना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के 2 आंसू देखे और आपने उसकी बात मान ली। ये बहुत बुरी बात होती है कि आप बच्चों के आगे हार मान जाएं। बच्चों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। उनको अपने फ़ैसले पे आपको और उनके सामने डटे रहना चाहिए, फिर ही बच्चे जो हैं समझते हैं, ठीक है। और आप बस उन्हें इनिशिएटिव्स दें जब वो अच्छा काम करें, और उनको पनिशमेंट्स दें जब वो बुरा काम करें। तो फिर ये है कि बच्चे आपके कंट्रोल में रहते हैं। इसी तरह हमने अपने बच्चों को किया हुआ है अपने कंट्रोल में। मैं इनको खुद पढ़ाती हूँ, और एक दिन भी इन्होंने पढ़ने के लिए तंग नहीं किया कि हमने नहीं पढ़ना, या इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि ये कहें कि हमने नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसी तरह इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि ये किसी बात को ना माने, क्योंकि हमने इनको ऑप्शन दिया ही नहीं है कि आप ना भी कर सकते हैं। बाकी ये कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑफ कोर्स इन पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इनको समझाना पड़ता है। मेरे बच्चे भी ज़िद करते हैं, लेकिन हम उनको किसी और तरीके से मोल्ड कर लेते हैं और वो हो भी जाते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपने ख़ुद ही मैनेज करना होता है, और आपने इन सब चीज़ों को लेके साथ साथ चलना होता है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें जो बेनिफिट है वो फिर आपका बेनिफिट बाद में है, बच्चे का बहुत बेनिफिट होता है। बच्चा एक्सेप्टेबल हो जाता है, बच्चा कहीं पे भी जाएगा उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। अगर आपका बच्चा ज़िद्दी है, लड़ाका है, उसको कहीं पे भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, सब अवॉइड करेंगे आपको और आपके बच्चों को। बच्चों को मैंने पढ़ा लिया था, अब मैं आ गई थी, मुझे हलवा बनाना था, क्योंकि गाजरें मैं लेके आई थी और मुझे डर था कि गाजरें ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि मैं इनका ना हलवा बना लूँ। वैसे भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ खाने का अच्छा लगता है, और बच्चे भी इसी बहाने चलें, गाजरों का जो इंटेक है वो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 1 kg ही गाजरें थी। मैंने सोचा कि इतना सा गाजरों का हलवा बनाऊँ जो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से पील ऑफ कर लिया था, और अब मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। चॉपर की मदद से इतनी आसान हो जाती है लाइफ कि मुझे हार्डली 2 मिनट लगे होंगे 1 किलो गाजरें ग्रेट करने में, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाता है, और काम शामी कबाब बनाने हो, कुछ भी बनाने हो, घंटों का काम मिनट्स में हो जाता है। और ये तकरीबन 6-7 थाउजेंड से शुरू हो जाते हैं सिर्फ चॉपर, ठीक है। अगर आपने अकेला चॉपर लेना है तो 6-7 थाउजेंड में आपको मिल जाता है। उसके बाद फिर आप जितना मर्ज़ी उसको बढ़ा लें, अच्छी कंपनी का ले लें, तो आपको ये कि रीज़नेबल प्राइस पे ये मिल जाते हैं, और ये काफ़ी काम जो हैं आपके इसमें हो जाते हैं। तो गाजरों को जो है मैंने कर लिया था। उसके बाद मेरा जो बनाने का तरीका है वो ये है। गाजरों को मैंने उसमें डालना है दूध इतना डालना है कि आपकी गाजरें जो हैं वो उसमें अच्छी से डिप हो जाएँ, ठीक है। मैंने तकरीबन 1.5 लीटर का एक पूरा पैक इसमें डाला था। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 कप मज़ीद इसमें डाला था। और इसमें आप ना भी कोई खोया डालें, आप इसमें अंडे ना डालें, कुछ भी ना डालें, इतना इजी, सिंपल और इतना मज़े का बन जाता है। तो आपने क्या करना है कि इसको दूध डालकर रख देना हल्की आंच पे, और इसको पकने देना है, और बार बार इसमें चम्मच चलाते जाएं, देखते जाएं इसकी कंडीशन कैसी है। आप देखें ये तकरीबन दूध इसमें जज़ब हो गया है, काफ़ी हद तक गाजरें गल गई हैं, लेकिन मज़ीद मैं इसको पकाऊंगी। और मीठा कभी भी फ़ौरन नहीं डाल देना चाहिए। मीठे से फिर ये है कि जो स्वीट डिश हम बनाते हैं वो नीचे लगना शुरू हो जाती है। एक साइड पे डिनर का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा जो मैंने मछली को मसाला लगा के रखा था मैं उसको फ्राई कर लूँ। आप ये मसाले वाली मछली शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप इसको जो एयर फ्रायर होता है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन हमें डीप फ्राई पसंद है तो हम डीप फ्राई खा लेते हैं। और अगर 1-2 पीस आपने खाने हैं तो कोई इशू नहीं, अगर आप डीप फ्राइड फ़िश भी खा लेते हैं, ठीक है।
तो इस मछली के मसाले में मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था, लेमन डाले थे, और मैंने इसमें लाहौरी फ़िश जो शान का मसाला होता है वो, और फ्राई फ़िश। लाहौरी फ़िश का मैंने पूरा डिब्बा डाला था और फ्राई फ़िश मैं तकरीबन 2 चम्मच डाले थे, क्योंकि मछली की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो उसको मैरिनेट करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, कुछ मैंने बाहर निकाल लिया था। तो अब मैं आज के लिए उसको फ्राई करने लगी हूँ। और दूसरी तरफ मैं अपने हलवे को भी देख रही थी। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी चीनी। तकरीबन गाजरें काफ़ी हद तक हो गई हैं, दूध भी अब होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं चीनी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको इसको हिलाना है ताकि नीचे ना लगे। और चीनी जो है वो मैंने 1 कप डाली है, ठीक है, क्योंकि मुनासिब सा ही मैं मीठा इसमें डालूँगी। गाजरें वैसे भी बहुत मीठी होती हैं। दूसरा ये कि इसमें फिर चीनी जो है लिमिटेड क्वांटिटी में ही रखनी चाहिए, इतना ज़्यादा तेज़ मीठा भी अच्छा नहीं लगता। वो डाल के अब मैं बस इसको रख दूँगी, और यहाँ तक कि दूध जो है वो ड्राई हो जाए। और फिर मैं इसमें डालूँगी ऑयल या देसी घी, या कोई भी घी अगर आपके पास है वो डाल के उसकी भुनाई करेंगे, ठीक है। अभी ये इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। दोपहर में दाल चावल बनाए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि रात में फ़िश को फ्राई कर लिया जाए और साथ में दाल चावल भी गर्म करके खा सकते हैं। लेकिन मूड किसी का भी खाने का इतनी जल्दी नहीं हो रहा था, तो फिर हम लोग मूवी देख रहे थे आज। सोचा कि मम्मा भी आई हुई हैं, भाई भी था, तो हम लोगों ने सोचा कि आज मूवी देखते हैं। तो बस मूवी एंजॉय कर रहे थे, तो साथ में मैंने सोचा मैं सबके लिए फ़िश फ्राई करके ले जाऊं। और यहाँ पर एक लोट जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था, अब दूसरा लोट फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, अगर तो फ़िश आपकी बहुत चिपकती है, कोशिश ये करें कि घर में एक कोई नॉन स्टिक फ्राइंग पैन होना चाहिए। उससे ये होता है कि फ़िश जो है चिपकती नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ों का तो कोई इशू नहीं होता, फ़िश बहुत चिपकती है। तो मैंने एक तो नॉन स्टिक ये पैन है, दूसरा ये कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें, पकोड़े, फ़िश, तो उसका जो ऑयल होता है वो थोड़ा अच्छे से गर्म कर लें, फिर उसमें कोई चीज़ ऐड किया करें। ठंडे ऑयल में अगर डालेंगे तो वो चिपकेगा ज़रूर लाज़मी। तो यहाँ पर हलवा भी तैयार हो रहा है और फ्लेम आपने देख ली है। अब मैं इसको बस भुनाई करूँगी और फिर हलवा भी हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, फ़िश की ये लुक है। उसके साथ मैंने थोड़ा चाट मसाला रखा है, लेमन काट के रखे हैं, और ये किन्नौर की ग्रीन चटनी तो तबाही है। आप मेरे कहने पे ये ट्राई करें, इतनी मज़े की है, इतनी रिफ़्रेशिंग है। फ़िश जो है आपने इंजॉय कर ली थी। उसके बाद अब ये जो दूध है हलवे के अंदर वो बिल्कुल ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, क्योंकि मेरे पास ऑयल ही अवेलेबल है। देसी घी अगर हो, आप देसी घी डाल के भी इसको फुल हेल्दी बना सकते हैं। तो देसी घी डाल लें, आप दूसरा घी डाल लें, ऑयल है ऑयल डाल लें। आपने अब बस इसकी भुनाई करनी है, थोड़ी तेज़ आंच कर दें ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए। ऑयल जब ऊपर आना शुरू हो जाएगा और दूध आपका जो है वो ड्राई हो जाएगा, तो फिर इट मीन्स कि आपका जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो गया। तो बस मैं इसमें चम्मच चलाते जाऊंगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, भुनाई के साथ साथ अगर आपने इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, इनके मैंने छिलके उतार लिए थे। और बादाम के छिलके उतारने का सबसे क्विक जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप 1 कप में पानी लें, उसमें बादाम डालें और माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए रख दें। फ़ौरन आपके जो छिलके हैं वो अलग हो जाते हैं और आप बादाम के छिलके रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम डाल दिए थे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा खोया डालेंगे। अच्छा, खोया ऑप्शनल है, जितना आपने दूध डाल दिया, अगर आप इसी मतलब आपको इतना ही ठीक है तो फिर सफिशेंट है तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा वैल्यू ऐड कर दें या गेस्ट के आगे रखना है तो आप खोया डाल सकते हैं। ये मैंने 1 पाव के करीब खोया लिया था और मैं इसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा डालूँगी, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। और इसको बस खोया तब उस पॉइंट पे डालना है कि आपका जो हलवा है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हो, भुनाई हो चुकी हो, और आप बस एंड पे डालें, वरना ये सारा अंदर ही अंदर मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि खोया अलग से रख लें, जब कभी आपने प्रेजेंटेशन करनी हो, जब किसी गेस्ट के आगे रखना हो तो आप सिर्फ खोया ऊपर ऊपर डाल लें। और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप खोया नहीं भी डालते फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि हमने इसमें तकरीबन 1.25 किलो दूध डाला हुआ है किलो गाजरों में, तो भी अच्छा लगेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।